नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम लोग पर डे लगभग एक क्वेश्चन लेके आते हैं और सारे क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस के होते हैं। आपके सामने जो आते हैं प्रश्न, उसमें हम करने का एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हमें उस प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए। लेखन शैली बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की इस यात्रा में। तो चलिए आज 4 जनवरी का जो प्रश्न है इसको लेकर हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न के एस्पेक्ट में हमें कैसे कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, तथ्यात्मक बातें कैसे लिखें, उसकी फ्रेमिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कहा जा सकता है कितना ही टिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे दी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना आते हुए भी उसको आप मैनेज कर लेंगे, राइट। तो ये से हम एक आंसर राइटिंग की कला कहते हैं। तो कला का विकसित जो है बहुत आराम से होता है। तो चलिए आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मित्रों। तो 4 जनवरी का जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है बोर्ड पर। GS 3 का ये प्रश्न है और बहुत बेहतर प्रश्न देखने को मिल रहा है जो कि यूपीएससी नहीं दिया है। यूपीएससी की धर्मशाला से निकल के ये प्रश्न आया है यहाँ तक, तो जो लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। और 4 से 5 साल के पेपर से मैं प्रश्न को लेके आता हूँ, देखिएगा। द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी कहते हैं, स्कीम इज द गुड स्टेप टुवर्ड रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम। डिस्कस। अब देखिएगा यहाँ से प्रश्न की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। प्रश्न को लिखने के बाद उसको किस तरीके से सजाया जाए, लिखा जाए, ये एक एस्पिरेंट की एक भूमिका बन जाती है। यहाँ से किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है? डीबीटी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो पहले हाईलाइट करना है डीबीटी के बारे में। दूसरी इसमें रिफॉर्म करने की किसकी बात की? सरकारी वितरण की बात करी, ध्यान रखना। जो क्या करता है समझेंगे इसके बारे में। प्रणाली में सुधार की दिशा में क्या है? एक अच्छा कदम है, यानी बेहतर कदम है। इस पर आपको डिस्कशन करना, चर्चा करनी है। जब ये प्रश्न 10 नंबर में 250 वर्डों में या आता है तो वहाँ एक यूपीएससी को संक्षिप्त दायरे में बांध जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए। मुझे उम्मीद है यदि आप सभी लोग इस प्रश्न से लाभान्वित हो पा रहे हैं इस सीरीज से, तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा कि सर वाकई में हमने एक बेसिक चीज़ों को जानने के उपरांत भी हमने जब लिखना प्रारंभ किया तो हम लोग अपने आप में अपरिपक्व थे। ध्यान रखना कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। बट जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ पहुँच रहा होगा। अगर आपको एक अंश भी लाभ पहुँच रहा है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से या फिर बाकी चीज़ों के माध्यम से दिया करें, जिससे मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो भी लगातार इस सीरीज को लेते हुए आगे चलें। तो पहले प्रश्न की डिमांड क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। डिमांड का मतलब है कि इसकी रूपरेखा को बनाएंगे हम लोग 3 से 4 पॉइंट में। पहले आप संक्षिप्त तरीके से थोड़ा सा दे दो, 2 से 3 लाइन में ध्यान रखना कि डीबीटी क्या होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है क्या, ध्यान रखना। थोड़ा सा 3 से 4 लाइन में इंट्रो हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। फिर यहाँ अच्छा कदम है तो इसके मतलब एडवांटेज की बात करनी है, लाभ की बात करनी है। इट मीन्स मतलब एडवांटेज की बात करनी है, क्या इसके लाभ हैं, ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा सा कर लीजिएगा। फिर अच्छा कदम का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं इसके एस्पेक्ट में जाके, अपोजिट में जाके भी काम करना है। तो कुछ यहाँ समस्याएं पैदा हुई हैं, कुछ चुनौतियां हैं, जो कुछ चैलेंजेस है, ध्यान रखना। उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो यहाँ कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं कि चुनौतियाँ, चैलेंजेस के बारे में ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा दिखा दीजिएगा क्या क्या समस्या पैदा हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ होने से, ध्यान रखना। जब भी कोई स्कीम्स हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई एक प्रकार से इनोवेशंस हो, उसके दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव नहीं पता, तो प्रश्न को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और जरूरी होता है प्रश्न को बैलेंस करना। यदि मैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति आपसे कोई राय पूछना चाहूँ तो आप इंडिविजुअली किसी एक एस्पेक्ट पे आप राय दे सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस करना होता है यूपीएससी एस्पिरेंट को कि हमें प्रश्न को कैसे बैलेंस करें। इसमें जो पूछा गया है इसके अपोजिट्स में जाके भी कुछ चीज़ें और छुपी हुई हैं जो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ से जो लिखेंगे वो हम लोग निष्कर्ष, कंक्लूजन के बारे में लिख देंगे। तो यानी इट मीन्स मतलब 4 एस्पेक्ट में इस प्रश्न की डिमांड को अगर आप करते हैं पूरा, तो ये प्रश्न की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे। चलिए पहले हम पहली डिमांड को देख लेते हैं, डीबीटी क्या है। जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे, ध्यान रखना, एग्जाम्पल बेस पे समझिएगा। एक परिवार है, इस परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ एक बच्चा है, यहाँ एक व्यक्ति कोई जॉब करता है, तो जहाँ से इसने क्या किया, पैसा ट्रांसफर किया इस बड़े वाले के अकाउंट में या किसी व्यक्ति के या किसी महिला के अकाउंट में कि भैया ये जो है ना 500 रुपए की जो ड्रेस आएगी, ध्यान रखना, इसको दिलवा देना। जब बड़े स्तर पे चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, तो वहाँ पे जो पैसा इसने ट्रांसफर किया था ड्रेस के पर्पज से, तो यहाँ इस व्यक्ति ने इसको लेके बाजार गया, नहीं गया, खुद ही चला गया, ध्यान रखना,
वहाँ से 450 रुपये की ड्रेस ले आया और यहाँ से 50 रुपये उसके पास बच जाते हैं। और जब 50 रुपये यहाँ बच जाते हैं तो ये 50 रुपये ना तो वो इससे बताता है कि भैया यहाँ पे मेरे पास है, उसने यही कह दिया कि ड्रेस 500 की आ चुकी है। इससे क्या हुआ, पहले ये समझा कि जो पैसा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था डायरेक्टली उसका दुरुपयोग हुआ, साथ में एक जो करप्शन का एक ढांचा है वो लगातार बिल्ड हो गया, फिर पारदर्शी तरीके से चीज़ें यहाँ तक नहीं आ पाई, ये भी समस्या पैदा हुई। तो ऐसे ही जब हमारे पास डेमोक्रेसी तंत्र है, हमारे पास क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार का और जनता का आपस में कनेक्ट होता है। लेकिन कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं कि कोई गरीब आदमी या गांव का व्यक्ति किसी अमीर आदमी किसी भी तरीके से ध्यान रखना डायरेक्टली फोन मिलाएगा, मोदी जी हमारे पास नरेगा के 100 रुपये नहीं आए हैं हमारे, बताइए कब तक आएंगे। तो उसके लिए हमने प्रशासनिक ढांचे को रख रखा है। अब प्रशासनिक ढांचे में जो समस्याएं थी, ध्यान रखना, वहाँ बहुत सारी आप सब जानते हैं क्या समस्या का पैदा करना पड़ा। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जो बेनिफिशियल तरीके हैं, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमने डायरेक्टली ध्यान रखना, पीछे नीचे सिस्टम पर ध्यान रखना, नाट करके ध्यान रखना कि भैया पहले पैसा स्टेट जाएगा, स्टेट ट्रांसफर जिले में करेगा, जिले से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से कहाँ जाएगा, ध्यान रखना गांव में जाएगा, गांव वाले क्या करेंगे, प्रधान वगैरह निकाल के उसको फिर मनरेगा में बांट देंगे। इस पैसे को हमने क्या किया, या छात्रवृत्ति के रूप में देखेंगे तो छात्रवृत्ति पहले कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, वहाँ से फिर वो स्कूल वाला निकालेगा, स्कूल वाला वहाँ से इसको ट्रांसफर करेगा। तो ऐसी जो मूल प्रवृत्ति है, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकार से जो संस्था या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई सरकार, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को पैसे का ट्रांसफर करती है तो वो बिचौलिए की प्रवृत्ति को खत्म करने का डायरेक्टली जब भेज देती है तो उसकी मूल अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, डीबीटी कहते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना। तो यहाँ नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करें, अनुदान की सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध कराने की बजाय वो प्रत्यक्ष तरीके से सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध कराने की बजाय प्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से उपभोक्ता जो उसको यूज कर रहा है तक भेजना एक डीबीटी कह सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी कहलाता है या होता है, ध्यान रखना। यह प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। अब इसको सरकार के द्वारा 1 जनवरी, ध्यान रखना, 2013 में स्टार्ट किया गया। तो यहां लिख दीजिए जिसे सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 में प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होगा बताओ। 3-4 पॉइंट डिफाइन कर लीजिएगा। सुधार लाना, किसमें, प्रशासन में सुधार लाना, विकास की गति को तीव्र करना, और पारदर्शिता के साथ, ध्यान रखना, जवाबदेहिता का करना। अगर जब आप इतना लिख देंगे, ध्यान रखना, तो उससे क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा कि भैया मैंने इतना लिखा है 3 से 4 लाइन में, तो समझ जाएगा कि ये है क्या, डीबीटी बता दिया, कब इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया, क्या इसका उद्देश्य है। इसको 3 से 4 लाइन में आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। इतना करेंगे, और भी यहाँ कर सकते हैं कि धोखाधड़ी को रोकना, सुरक्षित, ध्यान रखना, ये बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, बट 3-4 लिखेंगे वो इनफ है आपके लिए। नहीं तो इसी पे काम थोड़ी करना है हमें, 250 वर्डों में, 150 वर्डों में इसको पिरोना है। तो आपके दिमाग में जब आपने लिखा कि अनुदान की राशि जब सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध कराने की बजाय प्रत्यक्ष तरीके से उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है, उस प्रक्रिया को डीबीटी कहा जाता है, जिसे सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 में प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य सुधार की भावना से आगे बढ़ना, विकास को गति देना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाना, साथ में जो सुरक्षित माहौल है उस सुरक्षित माहौल प्रदान करना, और धोखाधड़ी से ध्यान रखना या करप्शन को कम करना, इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है। तो जब इतना लिखेंगे, तो इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में बनेगा कि हाँ वाकई में जो स्टूडेंट है उसने क्या किया है, एक प्रकार से क्या किया है, उसने एक प्रकार ध्यान रखना प्रश्न को इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर सजाया है। फिर उसके बाद यहाँ डालेंगे एडवांटेज, प्रमुख एडवांटेज या प्रमुख लाभ। इसको फिर तुम पॉइंट टू पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आपको कोई दरिया पसंद ना आए तो पॉइंट टू पॉइंट सबसे पसंद आता, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट निकल के आ जाएगा कि सेवा के दायरे का विस्तार करना। क्या इसका लाभ है, सेवाओं के दायरों का विस्तार करना।
क्या विस्तार हुआ देखिएगा, सभी के अकाउंट खुले या नहीं खुले बताओ, सभी के अकाउंट लगातार खुले बैंकों में, तो बैंकों तक पहुंच होगी उनकी, ध्यान रखना। सुरक्षित माहौल दे दिया हमने कि सारा पैसा यहीं से आएगा। उसके बाद हमने सभी को आधार से जोड़ दिया, इसमें आधार से मतलब एक पहचान भी हो गई, आधार से जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, एक प्रकार से कहीं ना कहीं सेवाओं के दायरों में और विस्तार किया। क्लियर यहां तक? और उन बैंकिंग को, दूरसंचार को आपस में कवरेज कर लिया कि भैया किस तरह की चीजें मैनेज करनी है। नंबर 2, यहां से और क्या लिखेंगे, त्वरित एवं धन का हस्तांतरण। सोचिए पहले क्या होता था कि निचले स्तर पे प्रधान क्या कर रहा है, एमपी बना रहा है, उसके बाद वहाँ अटेंडेंस दे रहा है उसको, उसके ऊपर वहाँ एमपी चढ़ रही है, फिर वहाँ से पैसे का डिमांड की जा रही है, पैसा डिमांड करके पैसा आ रहा है, फिर आने के लिए इस तरीके से वो आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, उसके पैसे में देरी हो रही है। अब मजदूर एक आदमी काम करा, उसका पैसा 10 महीने या 2 महीने या 2 साल बाद आएगा, तो क्या वो काम कर पाएगा, क्या वो जीवन जी पाएगा? तो इसलिए यहाँ नंबर 2 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना कि त्वरित एवं धन का हस्तांतरण करने में गति प्रदान की गई। या तुम देखिएगा, ध्यान रखना, गांव के लोग, ध्यान रखना, कभी कभी क्या करते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर पाते, अकाउंट में आया नहीं आया चेक नहीं कर पाए, लेकिन अब वो जानकारी उनको पूरी हो चुकी, कितने में आया कैसे आया, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई। इसी के साथ वित्तीय सहायता की व्यवस्था, जैसे बहुत सारी सब्सिडी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे सब्सिडी का मतलब ये रहा कि जैसे उर्वरक में सब्सिडी चाहिए किसी को, तो वो ले सकता है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली मिल रही है। गांव में अगर मान लीजिए आपने देखा भी होगा, सर्वे होता है डायरेक्टली, किसी का गेहूं खराब हुआ, कुछ हुआ, तो सरकार क्या सब्सिडी डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेजती है। तो इसे करने से क्या हो, आज के समय तुमने देखा भी होगा कि जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ एजुकेशन के एस्पेक्ट में हम लोगों ने जो ड्रेस सरकार पहले बांटी थी, पहले प्रधान के पैसे आते थे पहले, और वो वहाँ से निकाल के प्रिंसिपल और दोनों लोग मिलकर खा के जाते थे। ध्यान रखना, आए हैं 200 रुपये 500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से, वहाँ दे रहे हैं उसको 200 रुपये 300 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्टली आने से थोड़ी पारदर्शिता बढ़ी है, थोड़ी जवाबदेही बनी है, तुरंत विकास हुआ है, धन का हस्तांतरण आसान से हो जाता है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है, सामाजिक सुरक्षा का विकास हुआ है। सामाजिक सुरक्षा का विकास का मतलब ये हुआ कि हम लोग जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन है, अटल पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सारी योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से आप देख पाते होंगे कि हमने यहाँ से सरकार की योजनाओं के डीबीटी के माध्यम से लाभ लिया है। और लाभ लेने की ही वजह है, ध्यान रखना, आपने देखा होगा कोरोना कार्यकाल में सब लोगों को गेहूं मिल रहा है, डायरेक्टली आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा पैसा मिला लोगों को, पेंशन मिल रही है, 1000 भत्ता मिल रहा है। तो ऐसी ये जो माध्यम है डायरेक्टली करने से सरकार के जवाबदेही के साथ साथ जनता प्रतिबद्ध हो जाती है कि हाँ भैया सरकार हमारे लिए काम कर रही है। अब ऊपर लेवल पर सरकार बैठी, नीचे लेवल पर काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे चलेगा पता? उसके लिए जरूरी है कि सरकार जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है योजनाओं के माध्यम से, प्रोग्राम चला रही है, कोई एक्शन ले रही है, किसी पे इनोवेशन कर रही है, तो वहाँ उनकी जानकारी यहाँ मिल जाती है। तो कुछ ऐसी मुश्किल से यहाँ 5-6 पॉइंट लिखिएगा, आपके दिमाग में पूरा बन जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में लिख लो कि जैसे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन। देखा नहीं आप लोगों ने अभी भी हाल ही में गांव में पहले क्या करता था, लेटरिन बनती है, जो शौचालय बनते हैं उसके पहले वैसे कहाँ ब्लॉक में आते थे, ब्लॉक के बाद कहाँ आते, ध्यान रखना, वो प्रधान के खाते में आते थे, प्रधान उसको निकाल के देता था। और वो पैसे कहाँ आ रहे हैं, वो पैसे डायरेक्टली जो वहाँ पे कैंडिडेट है उसके अकाउंट में आ रहे हैं। अब यहाँ से समझेंगे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन अकाउंट में आने की वजह से ध्यान रखना, जो 12,000 सरकार दे स्वच्छ के लिए, तो स्वच्छ भारत मिशन में कहीं ना कहीं डीबीटी का रोल है। नहीं तो पहले आते नहीं थे, आए तो वो सारे खा जाता था, ध्यान रखना, खाए अभी भी जा रहे हैं, लेकिन खाने का तरीका अलग हो चुका है। लेकिन पहले क्या था, डायरेक्टली ध्यान रखना, उसके नाम पे चढ़ा दी वहां पे, तो उससे क्या हुआ, उसके नाम पे चढ़ा दी, लेटरिन 12,000 20,000 जो भी मिल रहा है उसको खा गया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है किसका, जनता का, उसको डायरेक्टली पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की योजनाओं का। क्लियर है? इतना लिखेंगे तो यहाँ से इसके एडवांटेज बन जाएंगे। अगले पॉइंट में कुछ इसके चैलेंजेस लिखना पड़ेगा आपको। देखो, इसको भी चैलेंज ऑफ डीबीटी, सबको मजा आ रहा होगा मुझे लगता है। यहां से पूरी फिल्म को बनाता हूं, लिखने का तरीका भी यही है, सेम एस लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ओवरलैप ना करके ध्यान रखना, आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, क्या इसके चैलेंज, पहला पॉइंट, डीबीटी से अपरिचित। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, कभी कभी डीबीटी के माध्यम से कुछ उपभोक्ताओं का, ध्यान रखना, खाता गलत हो जाने की वजह से या उनका एनरोल गलत हो जाने की वजह से उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो फिर जनता को ये नहीं पता कि उसके बाद जो गांव की वो बैठी हुई 6,50,000 गांव जो हैं हमारे देश में, इसमें देखा जाए उनको ये नहीं पता कि इसके बाद हमें करना क्या है।
तो यहाँ समस्या पैदा ये रही है कि यदि एक बार भुगतान नहीं हुआ है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक प्रकार से स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बाद करने का। तो ये बचने के बजाय इस पर हम सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, सुधार करने की वजह क्या है यहाँ से कई प्रकार से। अब नंबर 2 यहाँ से क्या बैठ रहा है भ्रष्टाचार को प्रजनन हुआ है, भ्रष्टाचार का अलग तरीके से, भ्रष्टाचार का प्रजनन होना, प्रजनन मतलब भ्रष्टाचार के तरीके चेंज हो गए। ध्यान रखना, तरीके चेंज होने का एग्जाम्पल समझिएगा। अभी अभी हाल ही में डिजिटल बहिष्कार होना स्टार्ट कर दिया है। झारखंड का एक मामला आया, ध्यान रखना, वहाँ के जो बिचौलिया हैं, ध्यान रखना, वहाँ डिजिटल के माध्यम से, ध्यान रखना, पूरे बच्चों की छात्रवृत्ति को खा गए। एग्जाम्पल समझिएगा। अब जो है, जो शौचालय का पैसा 12,000 रुपये है, वो सरकार डायरेक्टली, ध्यान रखना, जो कैंडिडेट है उसके अकाउंट में डाल रही है 12,000 रुपये। तो अब लोगों ने क्या किया, पहले उनसे मिसल कोड करना स्टार्ट कर दिया, भैया तुम्हारे अकाउंट में 12,000 जब आएंगे, जब 2,000 रुपये तुम हमको पहले दे देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार लगातार नए तरीके से पनप रहा है, और इसकी वजह से, ध्यान रखना, इसको हमने कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आज भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के तरीके चेंज हो चुके, भ्रष्टाचार आज भी है। ध्यान रखना, जहाँ डिजिटल पैसा जा रहा है वहाँ डिजिटल बहिष्कार भी करप्शन भी हो रहा है आज के समय में। उसके बाद ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट यहाँ निकल के आता है, क्या चुनौतियां हैं, अपर्याप्त बैंकिंग। अपर्याप्त बैंकिंग सबसे बड़ी समस्या। ध्यान रखना, आप ही हाल ही में जाके देखेंगे तो जितने भी, ध्यान रखना, प्रति 1 लाख पर 14 बैंक शाखाएं हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। और गांव की जो जनसंख्या है, डायरेक्टली कहा जाए, अभी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या डिजिटल की तरफ, ध्यान रखना, कन्वर्ट नहीं हो पाई है। उनके पास 2G 3G 4G नहीं है, उनके पास ऐसे सरीज मोबाइल नहीं। ध्यान रखना, वो आज भी अपनी पासबुक को एंट्री कराने के लिए बैंकों में जाते हैं, वो आज भी, ध्यान रखना, अकाउंट से 100 रुपये निकालने के लिए बैंकों में जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको यही नहीं पता पैसा आ कब रहा है, पैसा जा कब रहा है। ध्यान रखना, तो डिजिटल जानकारी ना होने की वजह से एक तो ये एस्पेक्ट बना। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बैंकों में कर्मचारी लगातार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बैंक की शाखाएं लगातार क्या हो रही, कम हो रही हैं। वो कर्मचारी कम होने से वजह से उनके ऊपर क्या होता है, बोझ होता है, और जनता की बात को सुनते ही नहीं है। तो एक आदमी, मैं कह सकते हैं कि यही मनरेगा किसी चीज का पैसा पूछने के लिए वो बार बार जाता रहेगा। तो जाने की वजह से क्या होगा, सोच, जाने की वजह से उसका जो एक कॉस्ट है जाने आने में, वो भी खर्च हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या, ध्यान रखना, निकल के आती है। तो अब यहां से अगर चैलेंजेस के बारे में और 2-3 पॉइंट तुम लिख सकते हो। ध्यान रखना कि लोग अभी अवेयर नहीं है अपने डीबीटी के बारे में, उनको पता ना डीबीटी होती क्या। ध्यान रखना, उनको तो इतना पता है कि लेखपाल आएगा, वहां सर्वे करेगा, पैसा वो दे देगा निकाल के, सेक्रेटरी आएगा, नल बनवाएगा, ये काम करेगा, यही सब चीजें होता है ना। लेकिन ये क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ हो सकते हैं। बस 3 से 4 पॉइंट वो चैलेंजेस लिखिएगा, इस प्रश्न की जो पूरी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे। रही बात अब निष्कर्ष की, हम लोग कंक्लूजन पे बात करें। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक लिखिएगा, दिखेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमेशा अगर आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो हमेशा तुम देश को भी, अगर बन जाओगे ब्यूरोक्रेट्स में, तो बर्बाद ही करोगे, आबाद थोड़ी करोगे, देश का विकास थोड़ी करोगे तुम लोग। तो मेनली है कि हमेशा पॉजिटिव होना। देखिएगा, सरकारी प्रणाली में जो डीबीटी है, दक्षता एवं प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता लाता है, इसलिए शासन में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है। ध्यान रखना है डीबीटी। इसके साथ साथ हमें डीबीटी को, ध्यान रखना, आईटी टूल्स का प्रयोग करके, ध्यान रखना, बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे लाभकारी योजनाओं को, ध्यान रखना, जमीनी स्तर पहुंचाया जाए। यही प्रयास करने क्या होंगे, ध्यान रखना, डीबीटी के लिए सही रहेंगे। तो यहाँ तुम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, यही लिखेंगे कि सरकारी प्रणाली में डीबीटी दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता लाता है, उन नागरिकों के अंतर्गत विश्वास पैदा करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत आईटी टूल्स मतलब एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, आईटी टूल्स का प्रयोग करके इसे बेहतर प्रबंधन के साथ आगे क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जो एक लाभकारी, ध्यान रखना, भारत निर्माण के लिए सिद्ध होगा। इतना ही लिख दो, इतना ही काफी है। जब एक प्रश्न की डिमांड को तुम समझ लेते हो मेरे बेटा, तो उसको लिखने की आपके पास एक फिल्म बन जानी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ी सी कहानी आपके सामने रिप्रेजेंट करी और आपके सामने डिवाइड कर दिया कि डीबीटी क्या है। GS3 का ये प्रश्न था, ध्यान रखना, और एग्जाम में शायद 2020-21 में आया हुआ है, नॉर्मली मेंस में आया हुआ। यूपीएससी का प्रश्न है, पीसीएस का भी प्रश्न नहीं, ध्यान रखना, यूपीएससी का प्रश्न है। यहाँ से ये यूपीएससी का प्रश्न है और 2020-21 के आसपास का ये प्रश्न है, ध्यान रखना, GS3 का। इसमें मैंने पहले डीबीटी को बता दिया, एडवांटेज बता दिए, चैलेंजेस बता दिए, निष्कर्ष दे दिया। क्या चाहिए उसको ना, क्या चाहिए बोलो ना उससे। तो यही चीज हमने आंकड़े भी बता दिए। तो जब आप इस प्रश्न को बेहतर डिजाइन करके लिखेंगे तो कोशिश करिएगा इसको बहुत आराम से बेहतर से सजाने का। उसके बाद आप भेज दीजिएगा और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कैसी लग रही है चर्चा, कैसा लग रहा है ये सीरीज, आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की गई जो एनर्जी, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध करती है मुझे भी इस चीज़ को चलाने के लिए। तो इसलिए हम मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।